डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग इंग्लिश में 8th 9th से लेकर के और जब तक कि आप इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस का इसमें समावेश रहता है और यह अंत तक इसमें प्रयोग होने वाली स्पीच हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। रेन एंड मार्टिन के अनुसार, रेन और मार्टिन ने इसकी व्याख्या की है, एक डिफिनेशन दी है। उस डिफिनेशन के अनुसार वी मे रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इन 2 ways। हम वक्ता के द्वारा कहे गए संदेश को 2 हिस्सों से 2 भागों में व्यक्त कर सकते हैं। अब वो 2 भाग क्या हैं? वी मे रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इन 2 ways। फर्स्ट, वी मे क्वाइट हिज एक्चुअल वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। सेकेंड, वी मे रिपोर्ट व्हाट इज सेड विदाउट क्वाइटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसका हिंदी अनुवाद ये निकल के आता है कि हम किसी वक्ता के, स्पीकर के वक्तव्य को 2 तरीक़ों से व्यक्त कर सकते हैं। पहला कि जो उसके वास्तविक शब्द हैं उनके द्वारा, जिसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, और दूसरा वह कि वह क्या कहना चाहता है, और जो वह कहना चाहता है उसे हम किसी तीसरे पक्ष के लिए जब कहते हैं तो वह इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कृष्णा ने, एग्जाम्पल देखिए, कृष्णा ने मुझसे कहा था, उस बात को किसी अन्य 2 प्रकार से बताया जा सकता है जिसे निम्नलिखित वाक्यों के द्वारा समझिए। फर्स्ट, कृष्णा सेड टू मी आई एम बिजी नाउ। कृष्णा ने मुझसे कहा मैं अभी व्यस्त हूँ। सेकेंड है, कृष्णा टोल्ड मी दैट शी वॉज बिजी देन। कृष्णा ने मुझसे कहा कि वह अभी व्यस्त रहेगी। ये 2 वाक्य स्पीकर के द्वारा कही गई बात को बताने के 2 तरीके व्यक्त करते हैं। वाक्य ए पहला तरीका है जिसमें वक्ता मीन्स स्पीकर, स्पीकर मीन्स कहने वाला या इंग्लिश में स्पीकर या हिंदी में वक्ता की बात को ज्यों का त्यों बिल्कुल उन्हीं के शब्दों में बिना भी एक शब्द बदले रखा जाता है। तो शब्द उसके द्वारा बोले गए थे बिल्कुल सेम वही रिटन में लिख दिए जाते हैं, तो यह आपका डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आता है। अच्छा, किसी अन्य की कही गई बात को बताने का यह तरीका डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता के शब्दों को इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखा जाता है। वाक्य बी में बिना वास्तविक शब्दों का उल्लेख किए वर्णनकर्ता उसी बात को अपने शब्दों में बताता है। वर्णन मतलब बताने की एक विधि, ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। कैसे? जैसे कि मैं आपसे कहूँ या आप किसी से कहें डायरेक्ट स्पीच में कि चाय बनाओ, तो डायरेक्ट स्पीच है इंग्लिश में। और इसी चीज़ को आप कहें कि बड़े भैया ने दीदी से कहा कि चाय बनाओ, तो वह इनडायरेक्ट स्पीच है। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। फिर इसमें आता है उपयुक्त वाक्य ए में, हालांकि पिछली कक्षाओं में भी इसे आप पढ़ चुके होंगे। यस ए आई डी सेड मतलब कहना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। कृष्णा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है या कि स्पीकर है। मी मतलब मुझे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और आई एम बिजी नाउ रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट है। तो इन चीज़ों को अच्छे से, इन तथ्यों को अच्छे से समझ लेना आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इसके प्रयोग में बहुत ही लाभदायी होगा और आप बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आप अपनी इंग्लिश मजबूत कर सकते हैं।
फिर इसके बाद आता है कि रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये तो हो गया कि भैया डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच यह है कि आप अपने शब्दों में अपनी बात किसी से कहते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच यह है कि आप अपनी बात को किसी दूसरे के माध्यम से कही जाती है, या किसी दूसरे की बात को आप किसी तीसरे से कहते हैं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हुई आपकी। एक बार फिर से आप इसे समझ लें। वी मे रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन टू वेज। वी मे क्विट हिज एक्चुअल वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। सेकेंड, वी मे रिपोर्ट दैट व्हाट इज सेड विदाउट क्वाइटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, अच्छा अब आते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, परिवर्तित करना। यह प्रश्न पत्रों में खूब आता है कि इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। हालांकि आगे चल के कन्वर्सेशन और लैंग्वेज में इस तरीके की शर्तें नहीं रहती, लेकिन अगर जो ये तैयारी हो जाती है तो कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। निम्नलिखित उदाहरण पर ध्यान दीजिए। पहला उदाहरण यह आता है डायरेक्ट का। अशोक सेड टू शंकर। मैं आपको लिख के बताता हूँ, या आप इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। इसमें जैसे आपने डायरेक्ट में लिखा अशोक सेड टू शंकर, अशोक ने शंकर से कहा आई एम गोइंग टुडे, मैं आज जा रहा हूँ। इसमें क्या, अशोक सेड टू शंकर कामा, फिर इन्वर्टेड कामा में आई एम गोइंग टुडे, इन्वर्टेड कामा बंद। अब जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा तो क्या लिखेंगे, अशोक टोल्ड शंकर दैट ही वॉज गोइंग दैट डे। तो इसमें क्या है, आपने सबसे पहले कामा हटा दिया, फिर इन्वर्टेड कामा हटा दिया। इन्वर्टेड कामा जिसमें स्पीकर की बात को रखा गया था वो आपने हटा दिया और डायरेक्ट कर दिया, और सैड की जगह टोल्ड का प्रयोग हुआ, टुडे की जगह दैट डे का प्रयोग हुआ, और आई की जगह ही, क्योंकि यहाँ पर तीसरे पक्ष की बात को कहा जा रहा है। जो वहाँ पर उपस्थित है या नहीं है इससे लेना देना नहीं है, बट उसकी बात को कोई दूसरा कह रहा है, अपने शब्दों में कह रहा है। तो वहाँ पर आई मैं नहीं हूँ, ही वह है, तो उसकी बात को जब आपने कहा तो वह ही हो गया यहाँ पर आई का। अच्छा, इसी तरीके से आप देखिए इसे कि उपयुक्त उदाहरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं, इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कामास को हटा दिया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद आने वाले कामा को भी हटा दिया जाता है, सेंटेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आपने देखा दिए हुए उदाहरण में, जैसे पहले आपको बताया गया कि सैड को टोल्ड में बदल दिया गया, रिपोर्टेड पार्ट से पहले दैट का प्रयोग किया जाता है, रिपोर्टेड पार्ट के वर्ब को टेंस के अनुसार बदलते हैं, जैसे एम का वाज हो गया। रिपोर्टेड पार्ट के प्रोनाउन में भी परिवर्तन होता है, जैसे आई को बदल करके ही कर दिया गया, ही हो गया। निकटता सूचक शब्दों को भी आवश्यकता अनुसार बदल दिया जाता है, जैसे टुडे का दैट डे या कर दिया गया। तो कुछ इसी तरीके के रूल्स पर या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस आधारित हैं, जिससे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। अच्छा, जो आप इंग्लिश बोलते हैं कन्वर्सेशन में, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि नहीं किन वर्ड्स का प्रयोग करें। तो कन्वर्सेशन से ग्रामर का बहुत अधिक महत्व नहीं रहता। आप धीरे धीरे सबसे पहले कन्वर्सेशन शुरू करिए इंग्लिश में, आपको वर्डिंग मिलती चली जाएंगी। जो सामान्य वर्ड हैं आप उनका प्रयोग करें, और उसके बाद जो है भाई एक चीज़ रहनी तो बहुत ज़रूरी, जब आप पुस्तक में अपनी उत्तर पुस्तिका में एग्ज़ाम्स में आप लिखेंगे इसे, तो वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है। अगर जो आपका एक भी इन्वर्टेड कामा नहीं हटा उसमें से, या कामा नहीं हटा, या कि आपने उसमें स्पीचेस चेंज नहीं की, या कि आपने उसमें रिपोर्टेड प्रोनाउंस में परिवर्तन नहीं किया, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। बट इन्हीं चीज़ों को अगर जो आप कन्वर्सेशन में कुछ थोड़ा सा बोल जाते हैं तो उसे आप बाद में सुधार भी सकते हैं, या कि आपका और ज़्यादा इससे
जुड़ाव इंग्लिश से और इंग्लिश ग्रामर से अगर जो रहता है तो एटलीस्ट आप यही पाते हैं कि जो ग्रामर थी वो आपकी भाषा में, आपकी कन्वर्सेशन में सम्मिलित होती जा रही है और आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हैं।